जी। कोई आईपीएस नहीं चाहता था आईपीएस बनना, इक्का दुक्का को छोड़ के। सब मातम मनाते हैं आजीवन की, हाय हाय 4 नंबर और होते तो हम आईएएस होते। और फिर रंजिशें रहती है। जो जनरल कैटेगरी से आता है आईपीएस, उसको लगता है देखो वो रिजर्व्ड कैटेगरी वाला हमारे ऊपर बैठा है, वो हमारे बराबर नहीं था, वो हमारा बॉस बन के बैठा है, वो आईएएस बैठा है। जिससे मैंने कहा ना बोला नहीं जाता है, वो आईएफएस है। जिससे दौड़ा नहीं जाता है, वो आईपीएस है। जिसको आंकड़े नहीं पसंद है, वो रेवेन्यू में है या ऑडिट अकाउंट्स में है। जी। तो कॉम्पिटेंस ही नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है। अब जी। योगी का भी देख लें, जो इन बड़ा करीबी आईएएस है, वो तो लुटेरा है। बाबा जी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये चोरी नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन अभी ये जो आईएएस इतना घूस लेके वापस रीइंस्टेट हो गया। कितने आईएएस कितनी घूस लेके झारखंड में रीइंस्टेट हो जाते हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ नोएडा का, बाकी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जेल चले गए, एक आईएएस जेल नहीं किया। मैंने कई दफे कहा है। जी। तो हो क्या गया है कि आईएएस है पूरा, मैंने कहा ना दुर्योधन और आईपीएस है दुशासन। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि आईएएस देश बाबुओं को दे दें, दे तो दिया है इन्होंने, नौटंकी करते फिरते हैं। जब भाजपा और आरएसएस के लोगों ने राम मंदिर का सर्वनाश किया 1992 में, बाबरी समय मस्जिद। नरसिंह राव, बाबरी मस्जिद का, जी। हाँ बाबरी मस्जिद तोड़ी है, तो उन दिनों नरसिंह राव की सरकार थी और नरसिंह राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन किया, लेकिन एक बहुत गलत काम किया। इन्होंने अचला मौलिक को, आईएएस ऑफिसर को हेड बना दिया आईएएस का। जी। ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये काम भारतवासियों ने किया। अगर आईएएस इतना अच्छा है, अगर आईपीएस इतना अच्छा है, तो देश का हाल बेहाल क्यों? नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। हम फिर से बात कर रहे हैं अतुल सिंह सर से। अतुल सर फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक हैं। अतुल सर पहले आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी काफ़ी ट्रेनिंग इंग्लैंड में भी की है और उसके बाद करीब 14 साल से अतुल सर फेयर ऑब्जर्वर चला रहे हैं। अतुल सर, पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने नमस्कार आईएएस। रोहन। नमस्ते सर। नमस्कार रोहन। हमने जी, हमने पिछली बार जब बात की थी तो आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेसी के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज जो हमारा सेकंड एपिसोड है, उस पे मैं चाहता हूँ कि आप हमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और बाकी जो ब्यूरोक्रेटिक ब्रांचेस हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। कैसा है इनका ढांचा? कैसे चलते हैं इसमें काम? क्यों ऐसा लगता है कि फरमान पे फरमान आते हैं फिर भी देश आगे नहीं बढ़ता? आप बताइए सर, क्या हो रहा है? क्या है स्ट्रक्चर? भाई रोहन, स्ट्रक्चर की कुछ बात हमने इतिहास के समय कर ली थी। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बातें बताई थी। एक कि कॉलोनियों ने ईस्टमिंस्टर मॉडल फॉलो किया कि वाइसरॉय के हाथ में सत्ता थी और वाइसरॉय जिले तक कब्जा जमाए रखना चाहता था, कंट्रोल। जी। ठीक? तो स्ट्रक्चर क्या था? टॉप डाउन, पहली चीज। जी। दूसरा क्या था कि स्ट्रक्चर में काम क्या था, कर्म क्या था इन लोगों का? पहले लगान वसूलना और दूसरा इंडिया की इकोनॉमी को पनपने न देना। जी। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी पनपती तो रॉ मटेरियल सप्लाई करना और फिनिश्ड गुड्स कंज्यूम करना, मैंने कहा था क्या, सूती कॉटन जाता था हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से जाता था इंग्लैंड, और इंग्लैंड से बन के आता था साड़ी, कुर्ता पैजामा, टोपी, शर्ट पैंट, और यहाँ बिकता था। जी। टाटा को एक स्टील कंपनी शुरू करने में कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी भाई, है ना? जी। तो स्ट्रक्चर में क्या था? टॉप डाउन। और मैंने एक बात कही थी, एक्सप्लॉइटेटिव और एक्सट्रैक्टिव, वो स्ट्रक्चर जी। में ही था। लेकिन जी। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की विस्तार में। तो वो तो है इतिहास। आज के दिन क्या है कि एक सिविल सर्विसेज एग्जाम नाम नाम का की परीक्षा है, मैंने भी दी। जी। जी। 97 की परीक्षा दी, 98 में सिलेक्शन हुआ।
105 रैंक थी मेरी कंट्री में। मेरा बैचमेट निकुंज श्रीवास्तव नंबर 2 था। देवेश जो हिमाचल काडर में है वो नंबर 1 था। मेरा रूममेट फाउंडेशन कोर्स में विकास गर्ग वो नंबर 7 था। संजीव चोपड़ा मेरे इंस्ट्रक्टर थे, वो एकेडमी में थे उन दिनों। जी, संतोष मैथ्यू भी थे, वो दोनों आईएएस थे। और संजीव चोपड़ा तो आगे चल के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर रिटायर हुए। जी, ठीक। तो अ, ये था उस जमाने में, ये हर साल होता है। हर जी, साल कोई सिलेक्ट होता है, हर साल कोई टॉपर होता है, हर साल कोई जी, 105वीं रैंक लाता है मेरी तरह, आगे-पीछे चलता रहता है। जी, लेकिन एक परीक्षा है सारी नौकरियों के लिए, जी, और ये एक एलीट हायर करने के लिए है, जो एलीट चलाएगी देश को, सारे विभाग चलाएगी। तो इसी नौकरी से आईएएस सेलेक्ट होता है, आईपीएस सेलेक्ट होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इस तरह की कई सर्विसेज। अब पता नहीं है कि नहीं है, उस जमाने में इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस होती थी, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस होती थी, इस तरह की कई नौकरियां भी थी। ठीक। जी, हर आदमी और ये है स्ट्रक्चर की एलीट, और उसका सिलेक्शन के बाद टाइम बाउंड प्रमोशन। फौज की तरह नहीं है। फौज में क्या है कि भाई मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल से फुल कर्नल और मुश्किल, फुल कर्नल से ब्रिगेडियर और मुश्किल। फौज फौज का पिरामिड बड़ा स्टीप है। जी, यहाँ तो हर आदमी डीजी बन जाता है। बिल्कुल। हमारी नौकरी में हर आदमी आईएएस का सेक्रेटरी बन जाएगा स्टेट लेवल पे। सेंटर में एम्पैनलमेंट का चक्कर है। एम्पैनलमेंट में क्या है कि आईएएस ही एम्पैनल होते हैं, नॉन आईएएस का एम्पैनलमेंट होना बड़ा मुश्किल है। जी, या होंगे तो आईएएस का अगर 1980 का हो रहा है बैच वाला, तो फिर उस साल जो है एम्पैनल दूसरी नौकरियों का 1990 का होगा, या 1990 का हो रहा है तो 2000 का होगा। 10-10 साल का फर्क होता है एम्पैनलमेंट में। जी, और टॉप की पोजीशन सारी आईएएस की हैं, इसीलिए। और सारा रुतबा भी है, क्या मैंने क्या कहा था, पीएम, सीएम और डीएम तीन ही पोजीशन हैं, ये कई आईएएस बोल चुके हैं। स्ट्रक्चर ये है जी, देश का। तो आईएएस है राजा, और बाकी सब हैं राजकुमार। ठीक है, पावर है, रेवेन्यू सर्विस की भी है, फॉरेन सर्विस की भी है, पर आईएएस का रुतबा अलग है। इसीलिए सब लोग परीक्षा दे रहे हैं आईएएस के लिए। जब आईएएस नहीं मिलता है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लोग आईपीएस से संतोष कर लेते हैं, आईएफएस से कर लेते हैं, आईआरएस से कर लेते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट से कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि संस्कृत साहित्य पढ़ के आप रेवेन्यू सर्विस में फंस जाते हैं, जबकि आपको आंकड़े नहीं आते हैं, आपसे भागा नहीं जाता है। हमारा एक बैचमेट है, वो आईटीबीपी गया, 4 पुल-अप जुम्मा जुम्मा कर पाता था जब वो पासिंग आउट परेड हुई। मरियल है, अधमरा है, अगर कोई बाएं हाथ से लपड़ मार दे तो 3 चक्कर खा के गिरे। वो आईटीबीपी चला गया। आपसे बोला नहीं जाता है, आप फॉरेन सर्विस में पहुंच जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड किस पे होता है, देखो हम भी रिक्रूट करते हैं, हमने तुमको वीडियो के लिए रिक्रूट किया, जी, हमने तुमको राइटिंग के लिए नहीं किया। जी, क्यों? कि तुम्हारा एप्टीट्यूड कहाँ है? वीडियो के लिए है, प्रोड्यूसर रहे हो। अब मैंने पिछली दफे कहा था, अगर आप स्विमर से जिम्नास्टिक्स कराएंगे, वो 6.5 फीट 6 फीट का स्विमर अपना सर फोड़ लेगा, नहीं हो पाएगा उससे। भले ही वो उल्टे लटक जाए, भले ही वो दिन में 14 घंटे ट्रेन कर ले, और अगर आप जिम्नास्ट से कराएंगे स्विमिंग, आप एको मेडल नहीं लेके आएंगे। एप्टीट्यूड ही नहीं है। और मान लो उसकी टेक्निक परफेक्ट भी हुई, तो भी 6.5 फुट का स्विमर 6.5 फुटिया उससे हर स्ट्रोक में आगे निकल आएगा। बिल्कुल। तो ये जो धारणा है, और ये बात मैंने कही थी राहुल गांधी और विजय चौथाई वाले दोनों से मैंने बात की है। लगता हूँ विजय चौथाई वाले तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, बेस्टेस्ट हैं जी, परीक्षा पार करके आए हैं।
तो पंडित जी प्रवचन में विश्वास करते हैं। राहुल भी भाग गया था, वो भी इस बात पे बात नहीं किया। तो बात यह है कि इस बात पे कोई हमारे नेता किसी भी पार्टी के सोच नहीं रहे हैं। आप एक परीक्षा से ले रहे हैं सारी नौकरियों के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एप्टीट्यूड तो है ही, जी, एप्टीट्यूड की दिक्कत। दूसरी दिक्कत है एटीट्यूड की, क्योंकि जी, कोई आईपीएस नहीं चाहता था आईपीएस बनना, इक्का दुक्का को छोड़ के। सब मातम मनाते हैं आजीवन की, हाय हाय 4 नंबर और होते तो हम आईएएस होते। और फिर रंजिशें रहती है। जो जनरल कैटेगरी से आता है आईपीएस, उसको लगता है देखो वो रिजर्व्ड कैटेगरी वाला हमारे ऊपर बैठा है, वो हमारे बराबर नहीं था, वो हमारा बॉस बन के बैठा है, वो आईएएस बैठा है। जी, एक एडीसी रैंक का आईपीएस मुझे रोते हुए बोला कि एक जूनियर एससी एसटी कैटेगरी का, पंडित जी हैं ये आईपीएस, ये बोले रोते हुए मुझे कि एक एससी एसटी कैटेगरी का 10 साल जूनियर आईएएस उठा नहीं इनसे हाथ मिलाने, बेकदरी से बात किया, किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, और उस दिन इनको लगा कि भाई जो है विदेश चले जाना चाहिए था, गलत रह गए। बोला मुझे ऐसा जो है कटु अनुभव हुआ कि देखो ये मुझसे कम नंबर पाके, मेरे से 10 साल जूनियर होके मुझे जो है नौकर की तरह मुझसे पेश आ रहा है। तो आईपीएस को, क्योंकि आईपीएस है सौतेला भाई, हर नौकरी सौतेली है। सगे तो सिर्फ आईएएस हैं सरकार के, क्योंकि सरकार आईएएस चलाती है। जी, तो पहली चीज क्या है कि एप्टीट्यूड किसी का नहीं है कार्य के लिए। जिससे मैंने कहा ना बोला नहीं जाता है वो आईएफएस है, जिससे दौड़ा नहीं जाता है वो आईपीएस है, जिसको आंकड़े जी, नहीं पसंद है वो रेवेन्यू में है या ऑडिट अकाउंट्स में है। जी। तो कॉम्पिटेंस ही नहीं है, एप्टीट्यूड तो नहीं है। ए एक एक दूसरा, सेकंड अतुल सर। हाँ, हाँ जी। हम्म, नहीं, आप बताइए दूसरा दूसरा। पॉइंट, दूसरा पॉइंट एटीट्यूड गलत है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है उस नौकरी का भाग कर, उस नौकरी का काम करना जिस नौकरी में फंस गया है। वो आजीवन चक्रव्यूह में फंस के कुंठित जीवन व्यतीत करता है। जी, सोचता है हाय 4 नंबर और होते तो आईएएस होते। ये बात कोई नहीं कहता। जी, ये बात एक पीएएस अफसर ने मुझसे कहा। वो आई थी यहां जॉन हॉपकिंस में, उसके पिताजी एलाइड सर्विसेज कहते हैं में थे। बोले एलाइड सर्विसेज वालों को, और वो पीएएस बन गई थी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बोली देखो जो एलाइड सर्विसेज में आते हैं उनको कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो आजीवन कॉम्प्लेक्स में बिता देते हैं। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बीमारी है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है। मैंने क्या कहा था कि ये आईएएस पीएएस बीएएस तीनों बस आते हैं, आईएएस पीएएस बीएएस बस तीनों बस आते हैं। तो पहली प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की यह है कि उस स्ट्रक्चर में एक एग्जाम सारी नौकरियों के लिए, वो एप्टीट्यूड। फिर जी, चूंकि एक जातिवाद है, सैंक्टम सैंक्टोरम में सिर्फ आईएएस बैठ सकता है, बाकी सब सौतेले हैं, सगे सिर्फ आईएएस हैं। इस कारणवश रंजिशें रहती हैं, तो एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत है नौकरियों में, जी, खासकर एलाइड नौकरियों में। जी। आगे, हाँ, कुछ तो पूछना चाह रहे थे अतुल तुम। सर, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है क्योंकि देखिए मैंने फ़ौज का एग्ज़ाम दिया था और मेरे को पता था कि अगर मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा तो मैं फ़ौज में जाऊँगा, अगर मैं नहीं करा तो मैं फ़ौज में नहीं जाऊँगा। अभी यही बच्चे अगर कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्ज़ाम देते हैं तो पहली बात तो इन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं। ये बस रट रहे हैं और सत्य उसमें वचन। हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, भूगोल और ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ पढ़ के बस उगल के आ रहे हैं। उसके बाद आशा कर रहे हैं कि उनकी रैंक आ जाए। अब वो जनरल कैटेगरी हो, रिज़र्व्ड कैटेगरी हो, तो उसमें भी उनकी उन भेदभाव हो जाता है। और उसके बाद अंत में जाके उन्हें कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस मिलती है। तो स्ट्रक्चर तो छोड़िए, ये तो पहले कदम से ही गड़बड़ है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ले ही नहीं रहे। अब जिस किसी का अगर दिमाग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की तरफ चलता होगा और उसके नहीं आए आंकड़े अच्छे, उसके नहीं आए नंबर और उसको फॉरेस्ट सर्विसेज दे दिया जाएगा, उसको जंगलों में पड़े रहना है। नहीं, फॉरेस्ट का अलग एग्जाम है, फॉरेस्ट का अलग एग्जाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। अच्छा, उस सर्विस तो का अलग एग्जाम है।
इस कारणवश इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मैं कहूँगा आज के दिन संभवतः सबसे अच्छी नौकरी है ऑल इंडिया सर्विस। अच्छा, उसमें भी दिक्कतें हैं, लेकिन और उसके पास कोई पावर नहीं है। दिक्कत ये है, स्टाफ नहीं है, अंडर फंडेड है। खैर आगे बट मान लो तो कि तो चलिए इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देता हूँ। वो हाँ मिनिस्ट्री जी, ऑफ पावर में था, आईएएस है। बहुत जी, अच्छा आईएएस का। वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में उसको डाल दिया, जहाँ उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, एक और बैचमेट की बात करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसको डाल दिया। वो हार्वर्ड से पढ़ के गया था। जी, ठीक, वो उस बीमार पड़ने लगा, उससे काम ही नहीं हुआ, उसकी कोई रुचि नहीं थी। जी, तो नाम नहीं मैं ले रहा क्योंकि ये सब जानने वाले हैं, मित्र हैं, लेकिन उससे काम नहीं हो पाया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंपॉर्टेंट है ना भाई, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें वो आदमी नहीं होना चाहिए ना जिसको रुचि नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये इस और ये जनरल आईएएस में भी दिक्कत है, क्योंकि आईएएस बन तो जाते हैं और आईएएस का मजा जिले पे लोग लेते हैं क्योंकि राजा है, क्योंकि जी, हमारी मानसिकता भी सामंतवादी है। अरे भौकाल है, लाल बत्ती नहीं भी हो तो गाड़ी है। देखो कितने इंस्टाग्राम वीडियो हैं, बिल्कुल, आईएएस का भौकाल, आईपीएस की लाइफ, क्या लाइफ है। अरे भाई मैं भी आईपीएस रहा हूं, ठीक है। मैं तो कभी नहीं कहता कि तुम तो मेरे घर आए हो। चार नौकर मेरे घर नहीं है ना, मेरे बूढ़े माँ बाप ही चाय पिलाते हैं ना, ड्राइवर हो या तुम हो। जी, जो आता है, मेरी माँ जो है, मेरे पिताजी 84 साल के हैं, चाय वही बनाती है ना, मेरी माँ जी, बनाती है ना। जी, ठीक है, मैं लेके आता हूँ या मेरी माँ लेके आती है, हम तो नहीं भाव खाते। ऐसा तो है नहीं कि जी, मैं जो है अनपढ़ गंवार हूँ। लेकिन वो जो मानसिकता है, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, और जो मैंने खासकर देखी है आईएएस आईपीएस में, कि रिटायर होने के बाद भी डीजी आएंगे जो है मुष्टंडों के साथ। नाम नहीं लूंगा, सब डीजियों के घर में जी, पड़े हुए हैं। तो ये जो मानसिक, ये जो मजा तो सबको आता है घोड़ा बंगला गाड़ी का, ठीक, जी, उसके लिए जाते हैं लोग भौकाल देख के। लेकिन फिर अचानक जब वो सेक्रेटरी लेवल पे आते हैं, सेक्रेटेरिएट जाते हैं, डीएम से ऊपर उठते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में कितने लोग रोना रोते हैं, अरे भाई कोई पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद इनके बच्चे पढ़ते हैं संस्कृति जैसे स्कूल में दिल्ली में, जी, शिक्षा में इनकी कोई रुचि नहीं है, और ये चला रहे हैं एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के सेक्रेटरी सेक्रेटरी बन गए, सेकेंडरी एजुकेशन के पढ़ाना आता नहीं है। अधिकांश अफसर एग्जाम पार करने के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। अधिकांश बैचमेट मेरे ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, स्पीच नहीं दे सकते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस के स्पोक्समैन में हमने वो वीडियो किया था, एक स्टेटमेंट दिया था और उसको फिर मैंने ही रीड्राफ्ट किया था 8 मिनट में। फर्क जी, तुमने देखा था? जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, तो वो पॉइंट टू है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, और तीसरा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, तो जी, फिर कॉम्पिटेंस ही नहीं है, जी, कोई कॉम्पिटेंस है ही नहीं। तो जनरलिस्ट सिस्टम है, और उस जनरलिस्ट सिस्टम में जो मैंने बात कही, जो स्ट्रक्चर है, पहली बात, एक एक एग्जाम सबके लिए और जिसमें आईएएस आ जाए, तो एक है वन साइज फिट्स ऑल। दूसरा है कास्ट सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तीसरा है रंजिशें, काश, क्योंकि उसी एग्जाम से आए हैं, लोगों को रंजिशें बहुत रहती हैं और फिर आपस में जो है खुंदकें बहुत रहती हैं। फिर अ, फिर जो है बहुत बड़ी बात आ जाती, मैंने है जो कहा, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, काम करें ना करें क्योंकि साहब बहादुर सिंड्रोम है। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर में आपके हमारे स्टेट को ही डिसफंक्शनल बना देती। इंडियन स्टेट, किसी ने कहा था फेलिंग स्टेट है, किसी ने कहा है फेलिंग स्टेट है। कहीं आप चले जाइए, बड़ा मुश्किल से काम होता है। तुमने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, मैंने सोचा था इसके बारे में। था, तुमने कहा था मेरा टेटनस का इंजेक्शन हो गया, बढ़िया, मैं गया सरकारी हॉस्पिटल में, इतना सस्ता हो गया। बिल्कुल बात सच है, लेकिन वो जी, टेटनस का इंजेक्शन कोई प्राइवेट इंडस्ट्री बना रही है, इसलिए जी, सस्ता है, जी, ठीक है। और हमारा डॉक्टर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, जी, हमारा जो सिग्नल चलाता है रेलवे का कर्मचारी, वो भी मेहनत से काम कर रहा है, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत होंगे।
जी, हमारा जवान सियाचिन में पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, फ्रॉस्टबाइट हो जाती है, नाक कट जाती है। मेरे पिताजी जी, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन थे। जी, 1971 में उन्होंने 254 पेशेंट्स को 72 घंटे लगातार ऑपरेट किया, कोई नहीं मरा, रिकॉर्ड है। उन्होंने इतनी मेहनत की ना, जी, और उस तरह के बहुत लोग हैं, बहुत लोग आपको हर जगह मिल जाएँगे। लेकिन आप मुझे आईएएस और आईपीएस बढ़िया दिखाएँ, मुट्ठी भर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बहुत बड़ी बात, अब मैं ये बात करूँगा स्ट्रक्चर की, कि नृपेंद्र मिश्रा, जो मैं हमेशा उदाहरण लेता हूँ, जी, ठीक? नृपेंद्र मिश्रा हर डिपार्टमेंट में ऊपर सीधे आ गए, हार्वर्ड केनेडी स्कूल भी चले गए, ठीक? भले ही मुलायम सिंह यादव हों, कार सेवकों में फायरिंग पता नहीं इन्होंने कराई कि नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं ना इनका हाथ था। कार सेवकों पे फायरिंग होने के बावजूद राम जन्मभूमि के हेड हैं, ठीक? और बहुत बड़ी बात, ये पीएमओ में भी थे, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, और इनके लड़के को टिकट भी मिल गया, इनके बच्चे तो गए प्राइवेट स्कूल, इनके दामाद भी आईएएस हैं दोनों, इनके नाती नतनियां जाते हैं संस्कृति, पढ़ेंगे विदेश, हार्वर्ड या कहीं और, ठीक? और स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है कि इतना पावर है कि इनके लड़के को भाजपा का टिकट मिल गया। न ये थे भाजपा में, न इनका लड़का था भाजपा में, वो बैंकर था। 2024 में वो लड़ा, अत्यंत अहंकारी है, हार गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन स्ट्रक्चर में, और ये पॉइंट में आ रहा हूं, एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि नेता आता है जाता है, जी, आईएएस इंचार्ज रहता है और इनके बच्चे भी सशक्त रहते हैं, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। और ये पॉइंट में आ रहा हूं, स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है कि इलेक्टेड मेयर के पास कोई पावर नहीं है इंडिया में। जी, मान लो कोई शहर हो, जयपुर का इलेक्टेड मेयर हो, 5 साल लोग जनता को पसंद नहीं आए, उठा के पटक दे और फिर नया लाए, वो टैक्स करे लोगों को, वो सर्विसेज दे, कूड़ा कचरा उठवाए, वो वायदे करके आए। तो मैंने कहा था क्या कि पिछली दफे कि चाइना ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि चाइना का सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेयर है वो अपने शहर को चमका के ऊपर आता है। जी, हमारे यहाँ इलेक्टेड मेयर के पास कोई पावर नहीं है, तो शहर हमारे फेल कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड लगते हैं, फोर्थ वर्ल्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों को टैक्स करके सब्सिडी हर जगह दी जाती है, वो आईएएस लूटता है शहरों को आज के दिन। कोई परमिट करानी है, सारे रिटायर्ड आईएएस नोएडा में, सेक्टर 15 है ना, वहां रहते हैं, 15 या आलीशान बंगलों में, रिटायरमेंट के बाद भी। जी, और इलेक्टेड मेयर देख लो, शहर के भले ही चोर हों, गुंडे हों, उनके पास वैसे क्लब नहीं है, वैसे आलीशान जो हैं अय्याशी नहीं है। तो बात यह है कि आपकी डेमोक्रेसी डीप नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी सरफेस लेवल पे इलेक्टेड मॉनर्की है। वो इस कारणवश, क्योंकि स्ट्रक्चर में दिक्कत है, क्योंकि आईएएस एक है आपके पास जो कि सारे के सारे जिले का भी हेड है, जो कि सारे के सारे स्टेट के डिपार्टमेंट का भी हेड है, जो सेंटर के भी सारे डिपार्टमेंट का हेड है। तो वो दिक्कत सिर्फ एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस की ही नहीं है, वो फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि अपने जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है। मैं उदाहरण दूंगा ग्लेन काल का, मेरे सह लेखक हैं, 1 दशक से ऊपर से हम लोग साथ काम कर रहे हैं भाई। जी, बॉस्टन ब्राह्मण है, जी, उनके नौ पूर्वज मेफ्लावर पे आए 1620 में अमेरिका। तो होंगे नृपेंद्र मिश्रा कान्यकुब्ज ब्राह्मण, लेकिन आज के कुलीन ब्राह्मण तो ग्लेन काल हैं। नृपेंद्र मिश्रा जबान टपकाते हुए, लार टपकाते हुए हार्वर्ड पहुंचे, लेकिन हार्वर्ड के कोई बड़े आदमी थोड़ी है, नोबेल प्राइज विनर थोड़ी है। हार्वर्ड में क्या औकात है नृपेंद्र मिश्रा की? कुछ नहीं। हार्वर्ड में तो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, तो ग्लेन तो हार्वर्ड के अंडर ग्रेड हैं,
आइस हॉकी खेलते थे हार्वर्ड के लिए, फिर सीआईए में थे। वो प्राइवेट स्कूल नहीं गए बाबू, निपेन मिश्रा के बच्चों की तरह। वो गए पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट के स्कूल। जी, वो गवर्नमेंट की स्कूल की लोकल काउंटी चलाती थी। स्कूल बोर्ड पे इलेक्ट होते हैं लोग, कंट्रोल लोकल है। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल चलता है जयपुर से, लखनऊ से, कोई भी राजधानी ले लो, कलकत्ता से। चलाने वाले वो लोग हैं जिनके बच्चे वहां कभी नहीं पढ़ेंगे। जी, उनके बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में और फिर जाएंगे अमेरिका अंडरग्रेड के लिए ही। दोगलापन है इनमें और आईसीएस में कोई फर्क नहीं है, बल्कि आईसीएस स्पोर्ट्स खेलता था। ये संजीव चोपड़ा ने बात कही, जी, जो आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर थे, कि गोरा साहब स्पोर्ट्स खेलता था, क्लब जाता था, किताब लिखता था, गैजेट लिखता था। आज का जो भूरा साहब आया है, कॉलोनियल बंगले में गोरा साहब चला गया, भूरा साहब आ गया। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पूरा पश्चिम से पूरब जाए, और नौकर कई जगह, कई दफे और कई कई जगह बढ़ गए। ठीक, तो जी, एंटी डेमोक्रेटिक है ना, कि भाई अगर आप जो हैं इलेक्ट कर ले रहे हैं सीएम, तो आप अपना मेयर भी इलेक्ट कर लीजिए, मेरे पास पावर हो। लेकिन चूंकि सीएम पूरा राज्य चलाना चाहता है, वो आईएएस के हाथ में सत्ता देता है और आईपीएस के हाथ में थोड़ा बहुत देता है। हर स्टेट एक सीएम, दो चार आईएएस के साथ और एक आईपीएस, या दो दो चार एक आध आईपीएस के साथ चलाता है। अब जी, योगी का भी देख लें, जो इन बड़ा करीबी आईएएस है, वो तो लुटेरा है। बाबा जी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये चोरी नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन अभी ये जो आईएएस इतना घूस लेके वापस रीइंस्टेट हो गया। कितने आईएएस कितनी घूस लेके झारखंड में रीइंस्टेट हो जाते हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ नोएडा का, बाकी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह जेल चले गए, एक आईएएस जेल नहीं किया। मैंने कई दफे कहा है। जी, तो हो क्या गया है कि आईएएस है पूरा, मैंने कहा ना, दुर्योधन, और आईपीएस है दुशासन। वो स्ट्रक्चर जी, की प्रॉब्लम है, टॉप डाउन। जी, अब बात करते हैं दूसरी बात, आईएएस की, टॉप डाउन स्ट्रक्चर की दिक्कतें। ठीक, जी, तो ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर पहले आया कॉलोनाइजेशन से, और हिस्ट्री में मैंने बताया कि जब सोशलिज्म लाई इंदिरा गांधी तब, और नरेंद्र मोदी के सनातन सोशलिज्म की वजह से पावर आ गया। क्यों? क्योंकि दो तरीके हैं इकोनॉमी चलाने के। एक, आप फ्रीडम दीजिए, कहिए मार्केट्स तय करेंगे, जी, वो ठेले वाले को ठेले लगाने दो, छोटे दुकानदार को बेचने दो, छोटी इंडस्ट्री चलने दो, है। दूसरा है टॉप डाउन, साहब बहादुर निर्णय लेंगे। अच्छा, कम्युनिस्ट सोसाइटी में कम से कम इंजीनियर लेते हैं, वो टेक्नीशियन पे रिलाई करते हैं। हमारे यहाँ नेहरू चाचा ने सेंट स्टीवेंस और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लिटरेचर वालों को सत्ता दे दी, जी, वो गणित के निर्णय लेने लगे। चलो, आज के दिन आईआईटीएन लेते हैं, लेकिन उनका कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। वो टॉप डाउन निर्णय लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जो नेता कह रहा, नेता चाहता है, पता नहीं नेता चाहे क्या, वो कल्पना करते हैं नेता क्या चाहेगा, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। वो मैनेज करते हैं नेता को। तो होता क्या है कि उस टॉप डाउन स्ट्रक्चर के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप कल को, एक मिले थे आईएएस बहादुर, महाअहंकारी, जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो रही थी, और उसमें सब आईएएस थे। किसी के बच्चे किसी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल नहीं गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो, घटिया अंग्रेजी में वाहियात तरीके से लिखी गई है। कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार का देख लो, वाहियात तरीके से लिखा हुआ रहता है। मैंने एक राइटिंग सेमिनार किया, इसमें मैंने वेबसाइट खोली थी, उस समय अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ही 10 टाइपो के साथ, टाइपो मतलब कि त्रुटियों के साथ। जी, तो चक्कर क्या है कि टॉप डाउन स्ट्रक्चर में क्या है कि आपको आता नहीं है काज, और आप करना चाहते हैं राज। आप आ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आपको फाइनेंस नहीं आता है। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में हैं, आपने कभी कभी न टीचिंग की, कभी एजुकेशन से संपर्क नहीं रहा। आप बजट डिसाइड करेंगे, आपके स्वयं के बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आप सरकारी स्कूल कैसे चलेगा बताएंगे। जी, तो
इस कारणवश कोई पॉलिसी ही ठीक नहीं बन पाती है, क्योंकि आप फरमान पे फरमान जाहिर कर रहे हैं, आपको यथार्थ क्या है, धरातल पे क्या हो रहा है, उससे आप अनभिज्ञ हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ज्यादातर कोविड में कितने सर्कुलर निकले, जी, डीमोनेटाइजेशन के सर्कुलर कैसे, आज ये कल वो, ठीक है गलती नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन सर्कुलर निकालने वाले तो आईएएस थे ना। जी, जीएसटी ऋत्विक रंजन पांडे, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूं, अरे नृपेंद्र मिश्रा के दामाद हैं बाबूजी, उन्होंने रोल आउट किया मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कोई चीज रोल आउट करते हैं भैया, आप नोटिस देते हैं ना अगले साल ये लाएंगे, ताबड़तोड़ कैक हैंडेड हैम हैंडेड पॉलिसी थोड़ी बनाते हैं। लेकिन चूंकि आईएएस का कोई धरातल से लेना देना नहीं है, मानसिकता वही है अंग्रेज बहादुर वाली, लेकिन अंग्रेज बहादुर का रिगर नहीं है, जी, तो फरमानी कल्चर है मुगलिया समय का। तो इस कारणवश पॉलिसी ठीक बनी नहीं पाती है। जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी है, अरमान तो अच्छे हैं भाई, जी, अरमान तो सबके हैं भाई। हम पुराने लोग, हर आदमी, लालू यादव ने क्या बोला था, हम बिहार की सड़कों को ओमपुरी के चेहरे से हेमा मालिनी का चेहरा बना देंगे, जी, है ना। आज के दिन हमारे जमाने में ऐश्वर्या राय एक हर आदमी को चाहिए थी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चाह एक होती है ना, और औकात बनानी पड़ती है ना आपको। औकात तो बना नहीं रहे हैं, आपने मेक इन इंडिया फरमान जाहिर कर दिया, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया में इंडस्ट्री क्यों नहीं पनप पाती है। आपने इंडस्ट्री वालों से बात नहीं की, छोटे इंडस्ट्री से बात नहीं की। तो आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग 13% है, जो 1965 में थी। क्यों? क्योंकि आपको 10 लोगों को घूस देना है। पहले था लाइसेंस परमिट कोटा राज, आज के दिन है कंप्लायंस राज, और आप फीडबैक लूप है ही नहीं। और बहुत बड़ी दिक्कत आईएएस राज के साथ ये है, और आईपीएस के साथ भी, और बाकियों के साथ, कि फीडबैक लूप है ही नहीं। आप, जी, और अब मैं आता हूं इंस्टीट्यूशंस पे भी। अफसर पैराशूट करता है फूड चेन के टॉप पे, कि सीधे आ जाता है बन के शेर। जी, नॉलेज नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तीनों नहीं होता है। मैं रिपीट करूंगा, नॉलेज नहीं होती है क्योंकि पढ़ता है नहीं ज्यादा। न आईपीए आईएएस कितने मिलते हैं वर्ल्ड बैंक में, आधे तो लगता है नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा 1 सेकंड सर, संतोष वैद्य, क्यों इसमें संतोष मैं एक वैद्य मेरा सवाल। बैच नहीं, संतोष वैद्य मेरा बैचमेट आया था, जी, उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग तक समझ में नहीं आती थी। वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंट कर रहा था वो, मनमोहन सिंह के साथ था, वो लॉयल है मनमोहन सिंह का, भाजपा का लॉयल भी नहीं है, मजेदार चीज, लेकिन जी, वो वर्ल्ड बैंक में था। तो ना आपके पास नॉलेज है, ना आपके पास एक्सपर्टीज है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप आए आते हैं हर इंस्टीट्यूशन में। वर्ल्ड बैंक में भी आप जाएंगे, और अब मैं बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा, बात कह लो अपनी। जी। उससे पहले एक चीज़ अतुल सर, क्योंकि आपने फ़ौज भी देखी है, मैंने भी फ़ौज देखी है, लेकिन आपने फिर आईपीएस भी देखी है, जो मैंने नहीं देखा है। लेकिन फ़ौज में हमने एक चीज़ देखी है कि किसी मेजर को अगर सीओ बनना होगा, तो उसको स्टाफ कॉलेज का कोर्स करना होगा। उसको उसके आगे जाना होगा, ब्रिगेड कमांडर बनना होगा, तो उसको हायर कमांड कोर्स करना होगा। तो उन एमफिल करनी होती है, स्पेशलिटीज़ करनी होती है। एयरफ़ोर्स में आ जाएँ, जो फाइटर पायलट्स हैं, उनको तो हर साल एग्ज़ाम देना होता है। तो आईएएस, आईपीएस में भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमने देख लिया एकदम बिल्कुल नहीं जनरल होता, है, तो इनको ऐसी मिनिस्ट्री बिल्कुल बस पकड़ा दी जाती है, बिना पकड़ा दी कोई। जाती है खैरात में। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग स्वयं पढ़ते हैं, क्योंकि 10% लोग तो बड़े अच्छे हैं ना। अब जी, मैं अपने इंस्ट्रक्टर की बात करूंगा, आदित्य मिश्रा की आईपीएस में, गजब थे, जी, बहुत बढ़िया काम करते थे, लगन से अब रिटायर हो गए। आदित्य मिश्रा को तो योगी ने डीजी नहीं बनाया, सेंटर में भी कुछ खास नहीं उनको पोजीशन मिली, लेकिन आदित्य मिश्रा ने स्वयं जाके मास्टर्स भी किया। लेकिन जी, आप मास्टर्स करके आइए, मान लीजिए मेरे कुछ मित्र हैं हार्वर्ड से करके गए, इकोनॉमिक्स में रुचि है, ठीक है, क्वांटिटेटिव में बड़े, मैथ्स अच्छी थी, आईआईटी गए हैं,
उसके बाद आएंगे, कल्चर मिनिस्ट्री में डाल दिया, एग्रीकल्चर में डाल दिया, उन मिनिस्ट्री में डाल दिया जिसमें कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो मेहनती हैं तो सीख लेते हैं, लेकिन जब तक वो सीखते हैं तब तक कहीं और तबादला हो जाता है। जी। जो राजस्थान की मैंने बात कही थी, 6 महीना एवरेज टेन्योर है डीएम की, तो उसके बाद कभी थूकने नहीं जाएगा उस जिले में। कोई लेना देना नहीं है आपका, न उस एरिया से, न उस डिपार्टमेंट से। तो जो मैंने बात की, न नॉलेज है, न एक्सपर्टीज है, न एक्सपीरियंस है। तो इस कारणवश होता क्या है कि और जो तुमने कही फौज वाली बात, कोर्स करना, स्टाफ कॉलेज करना, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि एक परीक्षा अगर आपने पार कर ली तो आप भगवान हैं आजीवन। अब जैसे वो बिल जो हमने बात की, संजीव चोपड़ा और हम दोनों ने, जी। सेंट्रल आर्म्ड सेंट्रल पुलिस आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट, फोर्सेस एक्ट। जी। ठीक। अब आईपीएस की बपौती है टॉप पोजीशंस। भाई ये कौन सी बात हो गई? ये तो घोर अन्याय है। इसी तरह आईएएस की बपौती है टॉप पोजीशंस। अब मैं बात करूंगा रेवेन्यू सेक्रेटरी की पोजीशन की। जी। ठीक। रेवेन्यू सेक्रेटरी आईएएस ही बनता है, और कितनी कमिटियों ने कहा कि ये पोजीशन इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अच्छे अफसर को दीजिए आप, लेकिन नहीं, आईएएस ही बनेगा इसका हेड, भले ही उसको आए ना आए ये काम। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि आईएएस देश बाबुओं को दे दें, दे तो दिया है इन्होंने, नौटंकी करते फिरते हैं संसद में। क्यों दिया है इन्होंने? रेवेन्यू सर्विस के अफसर को क्यों नहीं बना देते आईआरएस? आईआरएस को क्यों नहीं बना देते रेवेन्यू सेक्रेटरी? जी। मेरे पिताजी ने बताया था, एक इंडियन हेल्थ सर्विस हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, फिर मैंने पढ़ा, वो नहीं है आज के दिन। आज के दिन कोविड आया, पैंडेमिक आ चुकी है, पैंडेमिक का जमाना है, और पैंडेमिक भी आएंगी। जी। तो हो सकता है कि इंडियन हेल्थ सर्विस की आवश्यकता हो, उसमें आप लीजिए अच्छे डॉक्टरों को, हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टरों के हाथ दे दीजिए। लेकिन कहेंगे, और वही निपेन मिश्रा की बात, आईएएस का काम काम करना नहीं, काम कराना है। आईएएस राजा है, बाकी प्रजा है। बाकियों का काम है आईएएस का जूता चमकाना और तलुए चाटना। जनता का ये काम है। और अब मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा। जी। ठीक। बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जी। ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जी। उन्होंने शुरू की। वो ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे, बंगाल सैपर्स के साथ, जो कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने आईएसआई की संस्थापना की, फाउंड किया, ऑर्गेनाइज किया। वो फादर हैं इंडियन आर्कियोलॉजी के। सांची, सारनाथ, भारहुट, ये सब जो हैं, किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बौद्ध धर्म जो भारत में इतना प्रचलित था, उस पे किसने शोध की? अलेक्जेंडर कनिंघम। जिस तरह ब्रह्मी स्क्रिप्ट 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर की, जी। वो भी दोनों आईसीएस नहीं थे। तो आज के दिन अगर चक्र है भारत के जो है ध्वज पे, और जो अशोक जैसे के तीन थंब। जो जी। है अशोक स्तंभ के तीन शेर, तीन जी। सिंह, हर जो है फौजी के कंधे पे हैं, वो इन अंग्रेजों की वजह से। ठीक है। ठीक। तो आर्कियोलॉजी और फौज का बड़ा समन्वय है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखता है? वो जमीन देखता है, वो मैप बनाता है, वो अन्वेषण करता है। जब अन्वेषण करता है तो इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर सकता है। न सिर्फ वो समाज को देखता है, पर वो समाज के की जड़ों तक जाता है कि ये समाज कैसा था आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, इसका डीएनए क्या है। तो ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट अगर बाहर वाले आते हैं तो पहले फौजी बहुत होते थे, जी। इस वजह से।
आज और आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद कौन बने जो है एएसआई के डायरेक्टर? निरंजन प्रसाद चक्रवर्ती। वो पहले इंडियन डायरेक्टर जनरल थे। वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो सोरबॉन में पढ़े, बर्लिन में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े। वो सेंट्रल एशिया में काम किए, मतलब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया इस एरिया को कहते हैं। अफगानिस्तान से ही, उत्तर अफगानिस्तान से शुरू हो जाता है, पर जी, सेंट्रल एशिया में, क्योंकि बाबर वहीं से आया था ना, जी, वहां उन्होंने ब्रह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन पे काम किया। ठीक है, उसके बाद कौन बने? मधो स्वरूप वत्स, अमलानंद घोष, ब्रज बासी लाल, ये आए निरंजन प्रसाद चक्रवर्ती के बाद, और ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। जी, जब भाजपा और आरएसएस के लोगों ने राम मंदिर का सर्वनाश किया 1992 में, बाबरी उस समय मस्जिद को। नरसिंह राव, बाबरी मस्जिद का, जी, हाँ, बाबरी मस्जिद तोड़ी है, तो उन दिनों नरसिंह राव की सरकार थी, और नरसिंह राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन किया, लेकिन एक बहुत गलत काम किया। इन्होंने अचला मौलिक को, आईएएस ऑफिसर को हेड बना दिया आईएएस का। जी, ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये काम भारतवासियों ने किया। ठीक, आज एक आईएएस अफसर, क्योंकि जो आईएएस क्या है कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह है, जहां आ गए इसके टेंटिकल्स वो इसको जकड़ लेता है। आज तक एक आईएएस ही चला रहा है एएसआई को, और इसको डिफेंड करते फिरते हैं हमारे महानुभाव विजय चौथाई वाले जैसे, इंटेलेक्चुअल नॉन एंटिटी मीडियोक्रिटी। ठीक, इसका कोई डिफेंस ही नहीं है भाई। के मोहम्मद, जो कि नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जी, इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने के समय एक डार्क एज आ गया है एएसआई का। द नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन अ डार्क एज फॉर एएसआई। और ये बाकी आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है, कितने मेरे सामने आके रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। आइए साहब बहादुर को मैं कहता हूं, साहब बहादुर कहता हूं मैं इनको, ये भस्मासुर है। जिस चीज पे हाथ रख देते हैं वो भस्म हो जाता है। और ये जो आईएसआई चलाए हैं, उससे एएसआई का सर्वनाश हो गया है। जी। हमने क्या बात की थी अभी एएसआई की? ब्रिटिश राज के समय एक आईसीएस नहीं चलाता था, एक फौजी चलाता था। फौजी चलाता था। फौजी और आर्कियोलॉजिस्ट भी था, वो सिर्फ फौजी जी, नहीं था। जी, जी, ठीक है, वो डोमेन एक्सपर्टीज थी। वो डिग्स में जाता था, वो पहन के ओवरऑल काम करता था। वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया टाइप, उसमें एक जुनून था। जेम्स प्रिंसेप में जुनून था, कनिंघम में जुनून था। अब क्या हो गया है कि एएसआई वैसे भी पनिशमेंट पोस्टिंग है भाई, एएसआई में कोई जाना नहीं चाहता। वो डॉग इन द मैंजर कहानी है ना ईसॉप फेबल्स की, जी, कि भाई कुत्ता जो है बैठा हुआ है भूसे पे, खा तो सकता नहीं है भूसा, लेकिन गुर्राता रहता है और बैल को खाने नहीं देता है, या बाकी जानवरों को खाने नहीं देता है। जी, तो ये उस कुत्ते की तरह हैं आईएएस अफसर, जो कि एएसआई सब जकड़ के बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर एक पोजीशन दे दी तो सारी देनी होगी। तो ये एएसआई पनिशमेंट पोस्टिंग है, कोई नहीं जाना चाहता एएसआई। सब चाहते हैं जहां माल मुद्दा मक्खन मलाई हो। जैसे मैंने कहा ना, चूंकि आपका स्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी नहीं करता, आज के दिन आईएएस और आईपीएस और अधिकांश जिसको मौका मिल रहा है, ये चोर, घूसखोर और हरामखोर, ये तीन जो हैं, इनमें चारित्रिक विशेषताएं हो गई हैं। 90%। जो 10% अच्छे लोग हैं, आईएएस में बीके अग्रवाल हुए, संजीव चोपड़ा हुए, मेरे मित्रों में, उनकी कोई पूछ नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा बाजा बजा रहा है, राजा है, लड़के को भी टिकट मिल जा रहा है। ठीक, आईपीएस में मेरे से 2 बैच सीनियर अविचल है। उससे अच्छा स्मॉल आर्म्स एक्सपर्ट तो मैं जानता नहीं इंडिया में। कमांडो आदमी है। मेरे ख्याल से एसपीजी का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी ने सुधारा। वो वनवास में सिक्किम बैठा है, उसकी कोई पूछ नहीं है।
न वो कंप्लायंट है, न वो कंपैटिबल है। तो जो 10%, 5-10% अच्छे अफसर हैं, वो वनवास, अज्ञातवास में चले गए हैं। उनकी औकात ही नहीं है। तो ये भी स्ट्रक्चर की एक दिक्कत है, क्योंकि स्ट्रक्चर टॉप डाउन है, तो वही जी, जाता है ऊपर जो चापलूस है। और आईसीएस के समय जो है, जो हमने बात कही कि भाई एक आर्कियोलॉजी में जुनूनी आदमी चलाता था, आज के दिन आजादी के समय आज के बाबू राज में एक आईएएस चलाता है। ठीक। जी, अब बात करते हैं हम दूसरी चीज पे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ये भैया, ये तो हिस्टोरियन का काम है ना। जी, तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ यूके की वेबसाइट पे चले जाओ भाई, हम तो गए थे साथ, बिल्कुल। है ना। वो कौन चला रहा है भाई? उसके डायरेक्टर तो एक हिस्टोरियन हैं, पीएचडी है हाँ उनकी जी, हिस्ट्री में। हाँ जी, है सॉल नासे, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड कीपर। ठीक है। नेशनल आर्काइव्स कीपर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स कमिश्नर। ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है यूके में भाई। मैं यूके रहा हूं, बहुत बड़ी वो होती है पोजीशन। ये जो है, इसके पहले ये बीबीसी लर्निंग के हेड थे भाई। इन्होंने जिंदगी बिताई है घिसने में, आर्काइवल काम करने में भाई। हमारे नेशनल आर्काइव्स को कौन चला रहा है? मेरे एक मित्र चलाया करते थे, चंदन, अरे मैं नाम इनका भूल रहा हूं, चंदन साहब। ठीक है। तो लाफेबली एमेच्योरिश वेबसाइट है। तुम हमारी वेबसाइट पे जाओ, मजाक है। नेशनल आर्काइव्स वेबसाइट यूके की देख लो, कितनी प्रोफेशनल है यार। मैंने तो समय बिताया है दोनों वेबसाइट पे। एक प्रोफेशनल है, दूसरी फंडामेंटली अनप्रोफेशनल है। वही मालिक का खाना, नौकर का खाना। हमारी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, तो पहली चीज दिखती है नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनका थोड़ा दिखता है। भैया ठीक है, आप जो है मैरिलिन मोनरो से ज्यादा सुंदर हैं, मान लिया। ठीक। लेकिन बात यह है कि वेबसाइट तो बिल्कुल ही मजाक है। क्यों मजाक है? इसका मतलब जो चला रहा है उसको रुचि ही नहीं है। वही आईएएस भस्मासुर, हाथ रख दिया, आर्काइव्स भी भस्म हो गई हमारी। जी, और नेशनल आर्काइव्स किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। पता तो हो भैया क्या डॉक्यूमेंट है, क्या पब्लिक रिकॉर्ड है। अगर वो नहीं पता आपको, अगर आपको अतीत ही नहीं पता आपका, तो आपको भविष्य क्या आप निर्णय करेंगे? मजाक है एकदम। ठीक। जी, अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की। जी, फैज अहमद किदवई थे इंचार्ज। बाबूजी का कोई लेना देना नहीं था एविएशन से। आप कौन बन गए हैं इंचार्ज? वीर विक्रम यादव। फैज अहमद किदवई क्या थे? एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जी। जिसमें भाई, दूर-दूर तक जहाज नहीं दिखता सर जिसमें। हवाई जहाज, भाई मेरे, एग्रीकल्चर, हवाई जहाज। लेकिन आईएएस सर्वगुण संपन्न है, सब जानता है, सर्वज्ञानी है। तो वो डीजीसीए के हेड बन गए। मतलब कोई तुक नहीं है। वीर विक्रम यादव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में थे बाबूजी। इसका भी कोई दूर दूर तक डीजीसीए से लेना देना नहीं है। जी, और हमने क्या देखा? इंडिगो के साथ दिक्कत हुई, जी, हुई कि नहीं हुई? हमने बिल्कुल। क्या देखा? पायलट्स की दुर्गति हो रही है। कितने पायलट रोना रोते हैं, सर एडिशनल ड्यूटी है, कोई रेस्ट नहीं है, बहुत बुरा हाल है, बर्नआउट है। सुनवाई ही नहीं है। भैया किसी पायलट को बना दो, किसी एयर मार्शल को बना दो, अच्छे एयर मार्शल हैं, उसको पता है ना, डोमेन एक्सपर्टीज है। नहीं जी, आईएएस ही बनेगा हेड। ठीक है। भाई रवि धीर हैं एयरफोर्स के, जी, नेवी के शेखर सिन्हा हैं, और ये लोग तो प्रो बीजेपी हैं। इनको बना दो ना। कल कोई भरोसा नहीं, मेरा बैचमेट संतोष वैद्य, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज, इस चीज से, वो आके बन जाए।
या कोई भी बन जाएगा, आईएएस बहादुर, साहब बहादुर, ठीक? जी, तो इसका तो कोई तुक नहीं है। अच्छा, मैं और भी जा सकता हूँ भाई, क्योंकि अब तो मतलब समय हो रहा है, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस कर लेते हैं। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, वो फ़ौज के हाथ रहता था अंग्रेज़ों के समय। जी, जी, क्यों? क्योंकि मैप्स बनाने हैं बाबू, लड़ाई करनी है, फ़ौजी की ट्रेनिंग होती है, जी, वो भी आईएएस के हाथ दे दिया मोदी सरकार ने, बाबुओं के हाथ हर चीज़ दे दी है। जी, फ़ौजियों को निकाल दिया है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से। जी, मति भ्रष्ट है, मदमस्त हाथी हो गए हैं क्या? और हमने बात करी है सरस डेयरी की कई दफ़े, है ना? जी। ये सारी चीज़ें हम आईएएस बात की कर चुके हैं। पनिशमेंट पोस्टिंग। आईएएस की पनिशमेंट पोस्टिंग, लेकिन नहीं। तो एक बहुत जो है अहम बात ये है कि इस दिक्कत क्या है कि बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि आप ये स्ट्रक्चर में डोमेन एक्सपर्टीज की कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं ये पीएएस की जो है लेडी अफसर बोली, नहीं नहीं हम तो एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं सब कुछ। मैंने बोला ये बताओ कौन अच्छा एक्सपर्ट? मेरा भाई बड़ा गजब वकील है, 79 कंसेक्यूटिव डिबेट्स जीता था अपने टाइम में, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा वक्ता है, साहित्य का भी में भी रुचि रखता है। जी, मेरा भाई थोड़ी आएगा किसी आईएएस के नीचे काम करने। मैं योगी से मिला था, मैंने बोला था कि अगर आपको आर्थिक नीति में कोई भी सहायता चाहिए साहब आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हूँ, कुछ सहायता कर सकता हूँ। मेरा भाई तो भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने कह दिया जाइए इस फलानवे आईएएस से बात करिए। ठीक है, अब मैं अपने आईपीएस मित्र की तरह थोड़ी हूँ कि मैं रोंटों की तरह हूँ, हाय हाय वो आईएएस को खड़ा नहीं हुआ। मैंने बोला मैं नहीं बात करूँगा, मैं आपसे बात करने आया था, उस आईएएस से कह लीजिए मुझसे बात कर ले। वो था मेरे से कई बैच जूनियर, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो सबसे बात करता हूँ। लेकिन जी, मैं क्यों जाऊँगा? मैं कह रहा हूँ कि मैं सहायता करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको बात ही नहीं करनी है अगर कोई आईएएस नहीं है। और भैया इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है ना, उस सेक्रेटरी ने थोड़ी पढ़ी, लखनऊ में जो बैठा है। जी, रोज़ मैं उठता हूँ, रोज़ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। मैं पॉलिसी देख रहा हूँ, कई देशों की देख रहा हूँ। तो अपने मूल प्रदेश के लिए मैं कुछ तो कर सकता हूँ ना। जी, लेकिन नहीं, आईएएस चूँकि डोमेन एक्सपर्टीज़ की कोई इज़्ज़त ही नहीं है, तो नीचे से जो उठता है उसकी कोई औकात नहीं है, उसके पास डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं है, उसके पास बजटरी पावर नहीं है। भई फ़ौज की कोई औकात नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती है। जी, आज के दिन डिफेंस मिनिस्टर डी फैक्टो सबको पता है अजीत डोभाल है। सबको पता है कि अजीत डोभाल चलाता है पूरा डिफेंस, एक्स आईपीएस है। जी, किसी जनरल की कोई औकात नहीं है किसी सेक्रेटरी के सामने। ये यथार्थ है। जब लोग जाते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री, एक कर्नल साहब हैं बताते हैं कि उनके ऊपर चीखने लगता था जॉइंट सेक्रेटरी, तुम्हारा जनरल क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? क्योंकि कर्नल से थोड़ी बात करेगा। इतना अहंकार है। जब मैं नौकरी में घुसा था तो हमारे बैचमेट जम्मा जुम्मा जुम्मा जो आईपीएस में घुसे थे, वो सैल्यूट नहीं करते थे कर्नल को, कहते थे हम तो 2 साल में कर्नल बन जाएँगे, हम नहीं सैल्यूट करते। तो आईएएस है, आईपीएस है और फौज बड़ी नीचे है। डोमेन एक्सपर्टीज की कोई इज्जत ही नहीं है। वो आर्कियोलॉजिस्ट हो, वो फौजी हो, वो डॉक्टर हो, वो साइंटिस्ट हो, तो टैलेंट चला जाता है, टैलेंट फ्लाइट होती है। स्ट्रक्चर में ये दिक्कत है। भाई हम भी छोड़ के क्यों गए? क्योंकि उस स्ट्रक्चर में ना अपॉर्चुनिटी थी ग्रोथ की मेरे जैसे आदमी के लिए, जी, और न रिवॉर्ड था। तो इंसेंटिव और पेनल्टी दोनों नहीं है। अगर आप काम करते हैं हमारे सिस्टम में तो लटक जाएंगे आप। भाई रवि सिन्हा आरएडब्ल्यू के चीफ बने, सबको पता है कि वो मजाक हैं, सबको पता है। लेकिन क्यों बने? उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, तो कोई गलती ही नहीं हुई। कोई गलती नहीं हुई तो चीफ बन गए। तो सिस्टम में क्या है कि इंसेंटिव तो है काम ना करो, और पेनल्टी कुछ है नहीं। चाहे आप जितने भी हरामखोर चोर घूसखोर चोर हरामखोर घूसखोर हो, कुछ नहीं होने वाला। नोएडा का स्कैम हुआ, कोई जेल नहीं गया। ये अभी योगी के राज्य में ये जो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला आईएएस है बिहार का, उस पे भी कुछ नहीं हुआ।
झारखंड में सोना मिला लोगों के घर से, कुछ नहीं हुआ। अगर हम जी, बात करने बैठे तो कल तक बात करते रहेंगे। जी, तो बिल्कुल। पेनल्टी कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब दो चीजें याद रखनी है, जो है कि जो दूसरी चीज इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है कि बाकी नौकरियों में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है ही नहीं आईएएस जितना भी, क्योंकि वो तो रिजेक्ट है ना, सब आईएएस रिजेक्ट है। जी, तो जिंदगी बिताते हैं पश्चाताप की, लाइफ ऑफ रिग्रेट, बहुत जरूरी चीज है। एक और चीज ध्यान करनी है कि ये सारी नौकरियां इंडिया की आजादी का विरोध करती थी। ये बात इतिहास में नहीं किया हमने, गलती हो गई, जी, लेकिन थोड़ा सा इतिहास स्ट्रक्चर में देते हैं। ये सारी एम्पायर की नौकर थे, ये सब अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं आजादी के बाद। तो जो आजादी के पहले भारत की आजादी का विरोध करते थे, वही सत्ता में आए, गिरिजा शंकर वाजपेयी। फिर जो है स्ट्रक्चर में क्या है, चूंकि पॉलिटिकल मास्टर को सर्व करना है, ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी को किया इमरजेंसी में। और याद होगा एक पिक्चर आई थी किस्सा कुर्सी का, और जी, उसमें देशपाल जो कि एक बाबू है, वो जनता का बलात्कार करता है। तो आईएएस और आईपीएस नसबंदी कराते थे, जेल में फेंकते थे लोगों को। और किसने विरोध किया इमरजेंसी का? नेताओं ने। भले ही गलत रहे हों, भले ही उसमें से कई भ्रष्ट रहे हों, लेकिन नेता जेल गए। भाजपा के भी गए, हमारे जो हैं जो लेखक हैं मनु शर्मा, उनके नाना जेल गए। जनता पार्टी के गए, कम्युनिस्ट मुझे याद नहीं, लेकिन जयप्रकाश नारायण गए, मोरारजी देसाई भी गए, जो हालांकि मैं मोरारजी को पसंद नहीं करता, लेकिन जेल तो गए। नेता जेल गए, जो भ्रष्ट नेता हैं वो जेल गए। बाबू क्या किए? बाबू तो लेट गए ना। और देखें बाबुओं के बारे में, जो स्ट्रक्चर में एक और दिक्कत क्या है कि सब जाते हैं कोचिंग में, जेएनयू में चले गए, कम्युनिस्ट बन जाएंगे, सोशलिस्ट बन जाएंगे और बढ़ाएंगे। लेकिन जब ये नौकरी में आ जाएंगे, कोचिंग करके, प्राइवेट कोचिंग से सरकारी नौकरी जा रहे हैं, तो क्या है? जी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द गेन्स एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। और उसके बाद बेनिफिट किसको मिलता है? इंडिविजुअल को, जो कि पब्लिक फिर डोमेन हैंडल कर रहा है। और बहुत से लोग आज जो घूम रहे हैं, इतरा रहे हैं, हमारे बैचमेट, कि भाजपा और आरएसएस के बड़े क्लोज बन रहे हैं, यही लोग कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे अपने जेएनयू के दिनों में। कितने लोग एम्बेसी में मिले हैं मुझे, जूनियर डिप्लोमेट, जो कि सोशल गैदरिंग में बोल देंगे कि गोरों के सामने कि हमारी तो रूलिंग पार्टी हिंदू फैशिस्ट पार्टी है। ऐसे लोग तो डिप्लोमेट हैं। लेकिन चूंकि वो वीआईपी दर्शन ऐसा अच्छा कराते हैं, वो प्रिय हैं भाजपा के, विजय चौथाई वाले के बड़े प्रिय हैं वो। दिक्कत क्या हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत, कि सिर्फ एक्सपर्टीज, सिर्फ कॉम्पिटेंस, सिर्फ एटीट्यूड, सिर्फ एप्टीट्यूड, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत नहीं है। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है डिसऑनेस्टी की, कल्चर ऑफ डिसऑनेस्टी की। कि भाई चूंकि ये ईस्टमिंस्टर मॉडल है, तो ये जो सत्ता में आता है उसके सामने लेट आते हैं। और हर आदमी जो है वो पीएम सीएम और डीएम फिनोमेनन का शिकार है कि भैया पीएम तो एक ही आदमी बनेगा, सीएम एक ही बनेगा, लेकिन हर लड़का जो पढ़ लिख सकता है वो डीएम बनना चाहता है। तो जी, हर आदमी, पूरा समाज सत्ता की लोलुपता में भाग रहा है। ये नहीं सोच रहा है सिस्टम सड़ चुका है, वो चाहता है हम सिस्टम में आके फायदा निकालें। और ये नहीं पूछता है कि भाई अगर आईएएस इतना अच्छा है, अगर आईपीएस इतना अच्छा है, तो देश का हाल बेहाल क्यों है? जी। और सबसे सबसे गंभीर बात तो ये है कि अगर आईएएस हमारा अच्छा है, आईपीएस अच्छा है, तो उन्हें एक एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए फ़ौज की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? ऐसे देश एयरफोर्स के की। हाल हो गए हैं कि नीट पेपर लीक 2 बार हो चुका है और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रही है कि फ़ौज को काम में लाएगी, एयरफोर्स को लेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और आर्मी का भी शायद रोल आएगा, ताकि भाई पेपर का लीक एनसीईआरटी ना का भी हेड आईएएस है और सीबीएसई का भी हेड आईएएस है।
जी, बिल्कुल। और और मिशेल से देनिनो जो कि हिंदुस्तान आए, फ्रेंच हैं और इंडियन बन गए और पौंडीचेरी गए। पौंडीचेरी में भी आईएएस जो है, एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कहर ढाए हुए हुए है और मिशेल जी, देनिनो को काला पानी दे दिया है। तो जी, प्रॉब्लम क्या है कि आप कल्चर सबने बना लिया है वन मैन रूल का, क्योंकि इंडिया है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, सिर्फ मोनार्की नहीं। और उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कॉलोनियल सर्विस, क्योंकि वो भले ही वो पहले जब आजादी के पहले गिरजा शंकर वाजपेयी यहाँ आए थे, वॉशिंगटन में पोस्टेड थे और कहते थे भाई आजादी मत दीजिए भारत को, वही नेहरू चाचा के समय ऊपर बन गए। आज नृपेंद्र मिश्रा वही कार से वो पे गोली चलाने के समय वाले अधिकारी, उत्तर प्रदेश के अहंकारी अधिकारी, वही अहंकारी अधिकारी आज भी सत्ता में मदमस्त फिर रहे हैं। उनके लड़के को भाजपा का टिकट मिल गया। तो फिर ये नहीं बदला है। और मेरा एक मित्र है, वो भारत का बड़ा अच्छा डिप्लोमेट है। उसने बोला कि यार मेरी आंखें तब खुली जब मैं मंगोलिया गया, जब मैं सेंट्रल एशिया गया, वहां की वाटर मिनिस्ट्री, वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री, वहां की एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग हमारे लोगों से कहीं बेहतर थे। उनको भले ही अंग्रेजी अच्छी नहीं थी उनकी हमारी जितनी, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी हैं, रहे हैं, और अंग्रेजी हमारे लोगों की भी अच्छी नहीं है। ये गलत फहमी लोगों को ना हो। इंग्लिश लोग बोलते हैं या जो भी इंग्लिश बोलते हैं, जो भी, लेकिन जी, उनसे बेहतर है ना मंगोलिया से। उनको ये लगता है हम बड़े काबिल हैं, लेकिन वहां उसने कहा कि वो सारी जो मिनिस्ट्रीज में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ज्यादा था, और बोला कि हमारी थर्ड वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं, उसके शब्द है, मेरे नहीं, ये सिस्टम के अंदर एक सीनियर अफसर कह रहा है, हमारी एक फोर्थ वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, एलोकेशन में प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है, डोमेन एक्सपर्टीज की इज्जत न होने की प्रॉब्लम है। और जो है प्रॉब्लम, मैंने जो कहा बाद में कि भाई चूंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम काम नहीं करता, चूंकि हमारा इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम काम नहीं करता, निरंकुश हाथी की तरह वही सामंतवाद जो हमारा, और ये अगले वीडियो में बात करेंगे, सामंतवादी कल्चर है, वो अब स्ट्रक्चर में आ गया है। तो निरंकुश हाथी में जो बन के मदमस्त देश को लूटने की, जैसे देशपाल वो पिक्चर किस्सा कुर्सी का, वो इमरजेंसी के समय बनी थी, जनता का बलात्कार कर देता है और जनता फिर अपने को लटका के मर आती है। आज भी जनता वैसे ही है, और उस पिक्चर में जनता गूंगी थी। जी, आज भी जनता मूक है। जी। अतुल सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे ऐसे खुल के बात करके। बड़े कम लोग हैं हमारे देश में जो ऐसे खुल के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर सकते हैं। और मैं हमारे दर्शकों से आशा करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अतुल सर की बातों से सहमत हैं या नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका अभी पार्ट 3 बाकी है दोस्तों। फेयर ऑब्ज़र्वर को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते और धन्यवाद। नमस्कार।